नमस्कार, गनादेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं आयशा सिंह आपके साथ हूं। अभी मैं खड़ी हूं पल्स इमरजेंसी हॉस्पिटल के बाहर और अभी हम अंदर जाएंगे और बात करेंगे कि जाने माने हस्ती डॉक्टर अजय कुमार से। तो अंदर चलते हैं और बात करते हैं डॉक्टर अजय कुमार से। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार और उनकी वाइफ भी। तो आइए जानते हैं उनके बारे में और उनसे बात करते हैं। हेलो सर और मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गनादेश लाइव में। थैंक यू सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपने कितना मेहनत किया है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए? ये ऐसा फील्ड है कि बिना मेहनत का तो कुछ मुकाम हासिल होता नहीं है। तो अगर शुरुआत से बोले, पहले तो मैं बता दूं कि मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई नालंदा मेडिकल कॉलेज से किया है और 91-92 बैच रहा है मेरा और 97 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद मेरी जो MD की पढ़ाई हुई है पटना मेडिकल कॉलेज से हुई है। मेरा जो विभाग है वो एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर है। जो मैं डील करता हूँ खास करके जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उसको मैं डील करता हूँ। तो मेरी स्ट्रगल तो शुरू हो गई थी जब मेडिकल में एंट्री के टाइम से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उस समय ये मेडिकल की बहुत ही डिमांड थी। इस MBBS में जाने के लिए लोग कहीं कहीं बाहर से, बहुत दूर दूर से लोग आते थे, हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे। और हम लोगों ने भी नेचुरली कोचिंग किया। मेडिकल में जाने से पहले हमारे यहाँ, मैं बता दूं कि जब मैं इसमें घुसा उससे पहले हमारे परिवार में कोई MBBS नहीं थे और मैं पहला व्यक्ति था जो अपने परिवार में MBBS में गया। मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर किए थे और उस समय तो वो सर्विस में थे और उनकी इच्छा थी कि मैं MBBS करूं, एक चिकित्सक बनूं। तो उसके लिए मैंने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए मैंने कोशिश शुरू से ही किया। मैट्रिक के बाद से ही मैं उसमें लग गया और मुझे कोई गाइड करने वाले भी नहीं थे उस टाइम में कि MBBS कैसे पास किया जाए, कैसे घुसा जाए। इसके लिए अभी मुझे कोई गाइड करने वाले उस टाइम में नहीं थे। तो मैंने सबसे पहले अपने मित्रों और ये सब के साथ रह करके किस तरह से जाना चाहिए तो कोचिंग में घुसा, कोचिंग किया। उसके बाद कुछ पर्सनल लेवल से कुछ हमारे कुछ टीचर्स थे जो गाइड किए। उसके बाद मैं पहले ही बार में, फर्स्ट चांस में ही मैं MBBS क्वालिफाई किया और MBBS क्वालिफाई करने के बाद और हम लोगों ने MBBS में भी जाने के बाद पहले तो लगा कि MBBS घुस जाएंगे तो मेरा काम हो गया लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। MBBS घुसने के बाद लगा कि नहीं, अरे ये तो ज़्यादा टफ है। तो स्ट्रगल उसमें ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि फर्स्ट MBBS से ही पढ़ाई जो शुरुआत की, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, काफ़ी टफ, हर तरह से। और ना तो मेरी कहीं कोई पैरवी थी ना कुछ थी, पास तो अपने ही मेरिट से ही करना था। इसलिए उस समय भी हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। फर्स्ट MBBS की पढ़ाई, सेकेंड MBBS और थर्ड MBBS, तीनों MBBS हमने किया। और उसके बाद से जब मैं पास किया तो सबसे पहला चीज़ होता है कि अब MBBS पास कर गए, डॉक्टर बन गए, तो अब क्या होगा, आगे क्या करना है। उस समय भी लगता था कि अब तो डॉक्टर बन गए, अब हमको कहीं नौकरी करना होगा या कुछ करना होगा। तो इस चीज़ के लिए भी मुझे कोई विशेष गाइडेंस मिला नहीं। तो शुरुआत मुझे लगा कि कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर बन गया हूँ तो अब तो मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। लेकिन फिर लगा कि नहीं, नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कुछ स्पेशलाइजेशन करूं। फिर भी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी किया। मैं सरकारी नौकरी, मुझे पहला जो सरकारी नौकरी लगा वो UPSC में लगा, उसको मैं छोड़ दिया, उसको मैं गया नहीं। सर, क्या वजह थी इसके पीछे? वजह बस स्पेशलाइजेशन। मुझे लगा कि अगर मैं
नौकरी में घुस जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि मैं एमडी ना कर पाऊँ या कुछ आगे की डिग्री ना ले पाऊँ। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले मुझे स्पेशलाइजेशन कर लेना चाहिए। स्पेशलाइजेशन करने के लिए मैं आगे तैयारी शुरू किया, लेकिन स्वाभाविक है कि एमबीबीएस पढ़ने के बाद, पास करने के बाद लोगों को लगता है कि मैं तो अब डॉक्टर बन चुका हूँ, तो साथ में अर्निंग भी ज़रूरी होती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पढ़ाई अपना नौकरी करते हुए भी और साथ में अपना एमडी के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए तैयारी भी करते रहा, और उसी बीच में मैं एमडी किया। सर आपने बहुत बताया कि सर आपने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है आपने। हाँ, स्ट्रगल तो रहा है स्ट्रगल तो मैं किया हूँ, और मैं समझता हूँ कि बिना स्ट्रगल किए हुए कोई अचीवमेंट होता भी नहीं है। बिल्कुल। तो अचीवमेंट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अभी मैं मैम से बात करूंगी, मैम आरती से। मैम अपने प्रोफेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। एक्चुअली प्रोफेशन इन्हें मुझे अस्पताल जो खोल के रखा है उसका मुझे डायरेक्टर तो बना दिया, लेकिन फ़िलहाल मैं इस प्रोफेशन से नहीं हूँ, मैं नॉन मेडिको हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी किया है सोशियोलॉजी में, लेकिन बच्चे और परिवार इनके बीच में मेरे को लगता था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होगा, काम पे बाहर जाना। दैट्स वाई मैंने अपना बच्चा ही चुना फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैम आप नॉन मेडिको हैं, तो फिर कैसे मैनेज करती है इस पूरे हॉस्पिटल को आप? एक्चुअली कुछ हद तक तो घर से सीसीटीवी कैमरा, अच्छा। अगर इंस्ट्रक्शन देना है तो फिर मैंने देख लिया कि हाँ भाई क्या स्टाफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर पेशेंट आया है तो कोई उनको टेकल कर रहे हैं या नहीं, कोई डॉक्टर उनको देख रहे हैं या नहीं, बस इजी हो जाता है। थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। सर और मैम आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि आप दोनों कोरोना वॉरियर रह चुके हैं, तो कैसे मैनेज किया? मतलब एक तो इतना बड़ा वायरस महामारी जो था हम लोग के बीच में, तो उसको इससे कैसे लड़े आप लोग दोनों? देखिए, मैं ये बताना भूल गया था कि मैं अभी पटना मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर भी हूँ, और ख़ास करके क्रिटिकल केयर से संबंधित भी हूँ। क्रिटिकल केयर में जब कोरोना वायरस पटना में जिस तरह से उसका विस्तार होना शुरू हुआ, तो उस टाइम में हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों को मेडिकल कॉलेज में जाना ही था, हम लोगों को कोई अलग से छुट्टी नहीं थी, छुट्टियां रद्द हो चुकी थी, और उस टाइम में काफ़ी भयावह स्थिति हो रही थी। मैं समझता हूँ कि मुझे परिवार को भी देखना है, हॉस्पिटल भी देखना है, पीएमसीएच में भी देखना है, वो सारी चीज़ें एक साथ, तो उसमें मैं इसका काफ़ी योगदान देता हूँ कि इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। उस टाइम में मैं जब आता था तो मुझे लगता था कि मैं तो कहीं हो सकता हूँ कि कहीं ना कहीं से मुझे इन्फेक्शन हो रखा हो या मैं कैरियर हो सकता हूँ। तो पहले मैं बचाने का प्रयास करता था कि किसी तरह से बच्चों को, ये सब को बचाया जा सके। फिर भी बहुत प्रयास करने के बाद भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से कोई इन्फेक्शन मुझे हुआ, या तो पीएमसीएच में, क्योंकि पीएमसीएच में ऑपरेशन होते रहे, काम होता रहा, ऑपरेशन लगातार ऑपरेशन होता रहा। हम लोगों ने वहाँ पर चाहे इमरजेंसी ओटी हो, लेबर ओटी हो, ये सब, क्योंकि उस टाइम में पूरे पटना में सारे हॉस्पिटल बंद थे, तो बस एक ही पटना मेडिकल कॉलेज था जहाँ की सारे मरीजों का इलाज हो रहा था। तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि जो मरीज आया है उसे कोरोना है कि नहीं है। शुरुआती दौर में नेचुरली कि उस समय टेस्टिंग भी कम हो रही थी, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे थे जिसको पता नहीं था कि उसको कोरोना है या नहीं है, और उनको कोई इमरजेंसी सर्जरी करानी है तो करानी पड़ती थी। तो उसी दरमियान कहीं से मुझे इन्फेक्शन हुआ होगा, और उसी इन्फेक्शन को मैं इसको दे दिया, और साथ में मैं तो, हाँ, मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि मुझे उस तरह का सिम्टम्स बहुत आया नहीं। मैं 3-4 दिन बीमार रहा, लेकिन काम होता रहा। जब ये बीमार पड़ी तब मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कोरोना ही हो। कोरोना का मैं इसका टेस्ट कराया, मैं अपना भी टेस्ट कराया था, लेकिन मैं उस समय नेगेटिव था, लेकिन सिम्टम्स कुछ मिल रहे थे। इसका टेस्ट कराया तो
इसका भी टेस्ट शुरुआत में तो जो टेस्ट कराया RT-PCR वो भी निगेटिव आया था, लेकिन चेस्ट CT स्कैन से फाइंडिंग हुआ कि इनको भी कोरोना ही था और सिम्टम्स भी सारे सिम्टम्स मिल रहे थे। तो ये तो काफ़ी इनकी कंडीशन गड़बड़ हो गई थी, ये हॉस्पिटलाइज भी रहे, 10 दिन तक इनको हॉस्पिटलाइज भी रखना पड़ा, लेकिन खैर भगवान की दया से और हमारे सारे स्टाफ के मेहनत से मतलब ये रिकवर की और आज हम लोग ठीक हैं। मैम आपसे एक क्वेश्चन है कि आप डेली रूटीन में क्या डाइट फॉलो करती हैं? डाइट एक्चुअली हम लोगों ने ऑयल, स्पाइसेस और नॉन वेज ये हम लोगों ने बहुत कम रखा है। एक्चुअली अभी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी हम लोग को बूस्ट करना है, दैट्स वाई ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क और सिंपल रोटी और सब्जी और इनके लिए ढेर सारा फ्रूट्स, ये हम लोग का डाइट। ओके मैम, ये सब तो बातें हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ आपके शादी के बारे में कि क्या लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज आप लोग की? इट्स टोटली अरेंज मैरिज। मतलब बिना देखे पहले मतलब अरेंज मैरिज हुआ, बिना जाने एक दूसरे को। सर इस बारे में क्या बोलेंगे इस शादी से, मतलब क्या आपको मतलब एक आप अभी जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सपोर्ट किया इन्होंने, तो एक सब लोग चाहते हैं कि एक ऐसी लाइफ पार्टनर मिले जो सपोर्ट करे, तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए मैं तो जब MBBS करने के बाद लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे मेडिको वाइफ चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि मुझे मेडिको वाइफ नहीं चाहिए, मुझे सिंपल पढ़ी लिखी वही चाहिए जो कि मेरे घर गृहस्थी को बढ़िया से देख सके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है, अगर दोनों की व्यस्तता बढ़ी रही तो शायद मुश्किलें बढ़ते रहेंगी, और जितना हम लोगों का जो अच्छा रिलेशन है शायद वो रिलेशन शायद हो सकता था कि ऐसा ना रहे, इसीलिए मैं शुरुआत में ही तालमेल को बैठाने के लिए मैं सोच रखा था कि मुझे शादी करनी है तो नॉन मेडिको से ही करनी है, इसलिए मैंने नॉन मेडिको ही सेलेक्ट किया। शादी की पहली शर्त यही थी। शादी की पहली शर्त यही थी। आपने ये चीज़ मुझसे शेयर की थी कि नॉन मेडिको वाइफ चाहिए थी इनको। क्या नाम हुआ बाबू आपका? माय नेम इज़ आकर्षिता राशि। और बाबू आपका? आकर्षण अजय। आप दोनों को सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है, मम्मी या पापा? दोनों। मेरे को भी दोनों प्यार करते हैं। अच्छा अभी कैमरा के सामने बोले या बाद में, मतलब एक होता है ना कि आपको मम्मी ज़्यादा पसंद करती है, पापा ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं दोनों प्यार करते हैं। किस क्लास में आप लोग अभी? आई एम इन क्लास 8 एंड आई एम इन क्लास 6। आप लोग हॉलीडे पे कहाँ जाना पसंद करते हैं? और मैम सर मैं आपसे भी ये क्वेश्चन है कि आप लोग हॉलीडे पे कहाँ जाते हैं? छुट्टियों में अक्सर होता है कि बच्चों की डिमांड होती है कि मम्मी पापा यहाँ लेके चलो वहाँ लेके चलो, तो आप लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? मालदीव्स के लिए पीछे पड़ी है, बिल्कुल मालदीव्स जाना है, लेकिन फिलहाल मैंने कहा रखा है कि भाई अभी अपना देश ही इतना बड़ा है, इसको एक्सप्लोर करो, घूमो, देखो। हाँ बिल्कुल, आप पहले अपने देश को जानिए कहाँ पे क्या क्या है, उसके बाद आपको लगता है चलो भाई बहुत जगह घूम लिया, अब थोड़ा बाहर निकलें। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? माय फेवरेट प्लेस इज मालदीव्स। अच्छा वहाँ जाना आपका सपना है, मतलब ड्रीम हो रहा है। और बाबू आपका? अमेरिका। अच्छा अमेरिका जाना है, वाह दैट्स ग्रेट। तो सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब ठंड बढ़ रही है और अभी भी कोरोना जारी है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हुआ, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ खत्म हो रही है। हाँ बिल्कुल वही होगा कि डर खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज है कि वो कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हेल्दी रहें? स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपना डेली रूटीन सुधारें, सोने का, जागने का और खाने का। अगर आप ये 3 चीज़ आप बिल्कुल परफेक्ट कर लेती हैं तो आई थिंक सो कि बहुत हद तक, अगर ये मास्क है ज़रूरी क्यों बोलता है लोग, इसलिए क्योंकि ये मास्क जो है आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए और आपके आजू बाजू के जितने भी लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, इसलिए मास्क पहनिए। अपने रूटीन में जो है हेल्दी फूड्स और सप्लीमेंट्री तो खैर एक विकल्प हो सकता है, आप ये सब शामिल करें, एक हेल्दी लाइफ जिए, बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, खुश रहें और टेंशन थोड़ा सा कम लें। सर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना ये चाहता हूँ कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आप लोग अपने दिमाग में सब लोग डाल लें
कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। जिस तरह से लोग मार्केट में, रोड पर जिस तरह से लोग निकले हुए हैं, ऐसा लगता है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। ऐसी बात नहीं है। अगर फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा मास्क का उपयोग करें, और कभी भी किसी से या कहीं भी किसी से मिलते हैं या कोई ऐसा चीज़ हाथ में लेते हैं, छूते हैं, तो सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें और दूरी बना करके रखें। यही एकमात्र ऑप्शन है। आपको अपने भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि सर ने बताया कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं आयशा सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।